जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक कॉमन फैक्टर देखा जाता है। इकोनॉमिक्स का अगर प्रश्न पत्र होगा तो बैंकिंग से सवाल पूछा ही जाता है। कभी एसएलआर पूछ देता है, कभी सीआरआर पूछ देता है। इसलिए ये चैप्टर, ये सेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। मनी और बैंकिंग, मनी चैप्टर्स जो है हो चुका है, इसका जो बैंकिंग पार्ट है इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो आइए हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो सेशंस है इसमें क्या क्या हम लोग जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है भारत में। ठीक है, इतिहास जानना है, इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री। ठीक है, बैंकिंग की क्या व्यवस्था रही है। ठीक है, इतने सारे बैंक है, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक, तो आखिर बैंकिंग की क्या व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद बेसिकली हम लोग आरबीआई का जो मेन काम है उस सब के बारे में जानना है। आरबीआई किस टूल्स के माध्यम से पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है और पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, उन सब के बारे में हम लोग को समझना है। उसी में हम लोग का जो टूल्स है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, बेस रेट, ये सब कुछ जो है आ जाएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा चीज जो है इस चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इंटरनेशनल बैंक से कुछ चीजें हैं, जैसे बेसल एग्रीमेंट्स क्या है, बेसल नॉर्म्स क्या है। ठीक है, बेसल मीटिंग्स क्या है। इसके बाद एनपीए से जुड़ा हुआ मुद्दा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरफाइसी एक्ट क्या होता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारा चीज जानने को है हम लोग को, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम का प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, आपको बैंकिंग से सवाल मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बैंकिंग का इतिहास से। ठीक है, तो भारत में जो सबसे पुराना बैंक स्थापित किया गया था वो था 1770 में। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, सबसे जो ओल्ड बैंक शुरू किया गया 1770 का समय था। ठीक है, ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसके बाद 1786 में ठीक है शुरू हुआ जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद शुरू हुआ अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, साथ में जो तीन बड़े बड़े क्षेत्र थे जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई तब कहा जाता था, और इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो तीनों में एक एक बैंक का स्थापित हुआ। 1809 में यहां पे स्थापित हुआ बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद 1840 में यहां स्थापित हुआ बैंक ऑफ बम्बई। ठीक है, इसके बाद 1843 में 1843 में शुरू हो गया बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को जो है प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है बड़ा क्षेत्र था, इसलिए इसको जो है प्रेसिडेंसी नाम से समझते थे कि ये प्रेसिडेंसीज है। ठीक है, इन तीनों स्थान के बैंकों को भी क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। ठीक है, और इसी तीन बैंक को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया, जो एसबीआई के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो उस कहानी को भी समझेंगे, लेकिन पहले अभी समझते हैं जो सबसे पुराना बैंक स्थापित हुआ था भारत में 1770 में, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद जो है शुरू हुआ जनरल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक, और भी कई सारे बैंकों की स्थापना हुई। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है बैंकिंग का बहुत ज्यादा योगदान है। बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ है। ठीक है, उसके बाद कई सारे बैंक हुए, जैसे इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये उसका स्थापना डेट्स है। तो आपको मेनली स्थापना डेट्स से कोई लेना देना नहीं है, स्थापना डेट्स याद नहीं करना है। सिर्फ जो मेजर बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उससे संबंधित जो डेट्स वगैरह है वो हमको याद रखना है। रिजर्व बैंक से संबंधित जो डेट्स है वो हमको याद रखना है। ठीक है, दो हमारे काम का है। उसके बाद कब विलय हुआ, ये सारी चीजें है उस बारे में डेट्स याद रखना है, क्योंकि इतने सारे बैंक से इतने सारे डेट्स की आवश्यकता नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर में यदि हम लोग कहा जाए बैंकिंग स्ट्रक्चर हम लोग का कैसा है, तो सबसे टॉप पे कौन सा बैंक बैठा हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है, सबसे टॉप पे बैठा हुआ है और उसके नीचे जितने सारे बैंक्स हैं, ठीक है, यानी सारे बैंक्स का कंट्रोलर, रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है ये? रेगुलेटर है। ठीक है, रेगुलेटर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? ठीक है, किसी चीज को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। वो जब चाहे किसी का कैंसिल कर दे लाइसेंस, जब चाहे किसी का जो है ब्रेक लगा दे ट्रांजेक्शन पे। तो ये सब कुछ किसके हाथ में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही समझते हैं, ठीक है, कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1934 में एक एक्ट पास हुआ था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा किस कमीशन के आधार पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो इस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? शाही कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, शाही कमीशन 1921 में गठित हुआ था और 1926 में जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि हाँ, भारत में जो है एक केंद्रीयकृत बैंक होना चाहिए। ठीक है, और इसी के लिए एक एक्ट लाया गया था। इस एक्ट का नाम था आरबीआई एक्ट 1934 और इसी ये एक्ट पास होकर के आरबीआई ने काम कब से करना शुरू किया? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया। तो आपसे कोई भी सवाल पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। काम कब से शुरू करना? 1 अप्रैल 1935। कौन से एक्ट से रेगुलेट किया जाता है? तो आरबीआई एक्ट 1934। किस कमीशन के आधार पर जो है गठित हुआ रिजर्व बैंक का गठन हुआ है? तो शाही कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, मुखिया, ठीक है, तो एक इसमें मेन गवर्नर साहब होते हैं। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और अन्य जो है 14 अन्य डायरेक्टर्स होते हैं। तो हम लोग को मेनली जो है गवर्नर्स के बारे में जानना है, कौन कौन गवर्नर है। ठीक है, तो पहला सवाल पूछेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है, कौन है? सर ऑशबॉर्न स्मिथ। ठीक है, इनको गवर्नर बनाया गया। ठीक है, अंग्रेज थे। दूसरा सवाल पूछेगा पहला भारतीय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना वो कौन था? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, आजादी के टाइम में भी देशमुख साहब ही जो है ये गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद लेटेस्ट जो अभी गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, इससे पहले शक्तिकांत दास थे, अभी संजय मल्होत्रा जी जो है अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए, ये संजय मल्होत्रा जी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ठीक, अब काम क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, अब संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है जो पूरे भारत के बैंक्स को कंट्रोल करती है, तो काम और क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिख लीजिए। ठीक है, पहला क्या कार्य है? तो बैंकर ऑफ बैंक्स। ठीक है, यानी जितने भी बैंक है उसका बैंकर है ये। हम लोग को पैसा जमा करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग निकटवर्ती जो बैंक है उसमें जाएंगे, एसबीआई में जाएंगे, पीएनबी में जाएंगे, सेंट्रल बैंक में जाएंगे। लेकिन सेंट्रल बैंक को पैसा जमा करने की आवश्यकता होगी तो रिजर्व बैंक में जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक क्या है? बैंकर ऑफ बैंक है। ठीक है, दूसरा रिजर्व बैंक क्या है? सरकार का बैंकर है। ठीक है, सरकार का भी बैंकर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही जो है सरकार अपना सारा लेन देन वगैरह करता है। ठीक है, उसके बाद सरकार का लोन मैनेजर भी रिजर्व बैंक ही है। सरकार का लोन मैनेजर रिजर्व बैंक ही है। ठीक है, बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है रिजर्व बैंक को। बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी जब बैंक्स को कुछ नहीं दिखाई देता है कहां पे भागता है? रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, दूसरा जो भारत के अब रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, ठीक है, रेगुलेटर ऑफ बैंक,
जितना भी बैंक्स है उसको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, इसके अलावा है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, तो एक बैंक से जब दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर जाता है तो क्या होता है, उस सबका सेटलमेंट होता है, पेमेंट होता है, सेटलमेंट होता है। तो अब ये सारी चीजें जो है इंस्टेंटली होने लगी है, काफी जो है एज जो है काफी मॉडर्न हो चुका है। ठीक है, काफी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। फिर भी जो रेगुलेशन है वो किसका रहता है, हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेशन रहता है। ठीक है, चलिए, फॉरेन करेंसी को भी मैनेजमेंट करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक का है। ठीक है, और मनी चैप्टर्स में मैंने बताया था जो क्या सरकार, ये रिजर्व बैंक क्या करती है, तो करेंसी नोट को प्रिंट करती है, करेंसी नोट्स प्रिंटिंग। ठीक है, प्लस क्वाइंस का क्या करती है, सर्कुलेटिंग एजेंट है ये। ठीक है, करेंसी नोट को प्रिंट करती है और क्वाइंस को सर्कुलेट करने के लिए एक एजेंट की तरह काम करती है। ठीक है, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है, पहला बैंकर ऑफ बैंक है, सभी बैंक का जो है बैंकर है, ये मेन सरकार का बैंकर है, सरकार का लोन मैनेजर है, बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि सबसे लास्ट में कौन लोन दे सकता है बैंकों को, रिजर्व बैंक। रेगुलेटर ऑफ बैंक है, जितना भी बैंक है सबको रेगुलेट कौन करेगा, रिजर्व बैंक। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को कौन रेगुलेट करेगा, रिजर्व बैंक। फॉरेन करेंसी को कौन मैनेज करेगा, रेगुलेट करेगा, रिजर्व बैंक। करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग कौन करेगा, रिजर्व बैंक। क्वाइन को सर्कुलेट कौन करेगा, ठीक है, तो रिजर्व बैंक। क्वाइंस को मिंट करने का काम इस रिजर्व बैंक का नहीं होता है। आपको बताया था मैंने, जो सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 तक के सिक्कों को इश्यू कर सकती है और साथ में 1 रुपए का नोट भी सरकार ही इश्यू करती है। इस कारण से 1 रुपए के नोट पे आपने देखा होगा किसका हस्ताक्षर होता है, तो जो फॉरेन ये होते हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। बाद बाकी जितने भी नोट्स है उस सब पे जो है किसका हस्ताक्षर होता है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, और गवर्नर की लिस्ट में आप एक याद रखिएगा आपसे, क्योंकि इस 2024 में ही जो है रिसेंटली कुछ समय पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का डेथ हुआ था, तो इस कारण से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे, और वो जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे। ठीक है, तो ये समझ गए हैं, रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है, पहले ऑस्बॉर्न स्मिथ, और उसके बाद सीडी देशमुख जो है पहले इंडियन। ठीक है, अब आता है पहला सबसे टॉप पे कौन बैठा हुआ है, तो रिजर्व बैंक बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अन्य बैंक्स बैठे हुए हैं, जितना भी बैंक्स है अन्य बैंक्स बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बैंकों को देखते हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, काफी सारे ढेर सारे बैंक्स हैं। ठीक है, तो आखिर कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे शेड्यूल्ड बैंक है, जितना भी मैंने नाम लिया है, जितना आप देख रहे हैं वो क्या है, शेड्यूल्ड, अनुसूचित बैंक है। ठीक है, तो अनुसूचित बैंक क्या होता है, तो देखिए आरबीआई का पावर कहां से आ रहा है, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इसका दूसरा अनुसूची जो है बैंकों को लाइसेंस और रेगुलेशन से संबंधित है अन्य बैंकों से, तो जो इसके दूसरे अनुसूची में जितने भी बैंक लिस्टेड हैं, अनुसूची मतलब एक लिस्ट ही होता है, तो इस दूसरे अनुसूची में जितने बैंक लिस्टेड है वो सबको क्या बोलते हैं, अनुसूचित बैंक, और जो नहीं लिस्टेड है उसमें उसको क्या बोलते हैं, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, तो जो गैर अनुसूचित बैंक्स है उसकी पावर्स काफी कम होती है। अनुसूचित बैंक यानी कि जो दूसरी अनुसूची में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुसूचित बैंक, और मेनली जो है हम लोग को इसी के बारे में जानना है। ठीक है, अनुसूचित बैंक, इसके बारे में जानना है। अनुसूचित बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुसूचित बैंक जो है क्या है, पहला अनुसूचित व्यवसायी बैंक होता है। ठीक है, अनुसूचित क्या हो जाएगा, अनुसूचित व्यावसायिक बैंक हो जाएगा।
ठीक है, अनुसूचित विदेशी बैंक भी हो सकता है, और तीसरा अनुसूचित सहकारी बैंक भी होगा। सहकारी बैंक भी होगा, जो आप लोग देखते होंगे कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, सहकारी बैंक, जैसे बिहार कोऑपरेटिव बैंक है, ये सारा बैंक किस में आएगा? अनुसूचित सहकारी बैंक में आएगा। ठीक है, अनुसूचित व्यवसायिक बैंक का पहले मतलब समझते हैं। ठीक है, व्यवसाय का मतलब क्या होता है? सिंपल है, प्रोफेशन। ठीक है, तो जो बैंक व्यवसाय है जिसका बैंकिंग करना, वो जब दूसरे अनुसूची में लिस्टेड है तो वही क्या हो गया? अनुसूचित व्यवसायिक बैंक। जो अपना काम कर रहा है, उसका प्रोफेशन ही है पैसा कमाना। ठीक है, तो ये सब क्या है? व्यवसायिक बैंक है। ठीक है, तो व्यवसायिक बैंक में जितना भी आप नाम ले सकते हैं, प्राइवेट हो सरकारी हो, सब जो है क्या है? अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, जितना भी बैंक है सब क्या है? अनुसूचित व्यवसायिक बैंक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, SBI हो, ICICI हो, HDFC हो, सारा बैंक जो है अनुसूचित व्यवसायिक बैंक। विदेशी बैंक में जितना भी विदेशी काम करता है, जैसे एक काम करता था HSBC बैंक काम करता था। ठीक है, हांगकांग एंड संघाई बैंक ऑफ चाइना काम करता था। तो वो बैंक्स क्या है? जितना विदेशी बैंक्स है। ठीक है, अब आता है तीसरा, यानी जो थर्ड कैटेगरी था। ठीक है, पहला कैटेगरी हम लोग क्या देखे थे? व्यवसायिक बैंक का। ठीक है, अनुसूचित बैंक के अंदर हम लोग चल रहे हैं। अनुसूचित बैंक पहला क्या था? व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक, तो व्यवसायिक बैंक देख लिए, विदेशी बैंक भी देख लिए। ठीक है, और थर्ड क्या था? सहकारी बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल का होता है, मतलब राज्य स्तर पे। ठीक है, जो स्टेट के हेडक्वार्टर्स में होता है, जैसे बिहार में पटना में होगा बिहार कोऑपरेटिव बैंक होगा। जिला लेवल पे होता है। ठीक है, जिला लेवल पे होगा, जैसे मुजफ्फरपुर कोऑप सहकारी बैंक, दरभंगा सहकारी बैंक, मधुबनी सहकारी बैंक। और तीसरा प्रखंड स्तर पे होगा, ब्लॉक लेवल पे होगा। इसमें जो है प्राथमिक शाख एजेंसी भी आती है, प्राथमिक शाख एजेंसी वगैरह सब आ जाएगी। ठीक है, तो इस अनुसूचित बैंक में 3 कैटेगरी आ जाता है। पहला जो अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है, दूसरा विदेशी बैंक, और तीसरा सहकारी बैंक। अनुसूचित बैंक के पास फुल फ्लेज्ड पावर होता है बैंकिंग का। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? अनुसूचित है वो। आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे अनुसूची में उस सारे बैंक्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये सारा बैंक जो आप देख रहे हैं सब क्या है? व्यवसायिक बैंक है, अनुसूचित व्यवसायिक बैंक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे जो बड़ा चीज है, सबसे भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक कैसे हो गया? ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक कैसे हो गया? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं। तो शुरू में मैंने जो हिस्ट्री पढ़ाया था बैंकिंग का, उसमें क्या था? तो 3 बैंक थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। कौन कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बम्बई, और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई बना, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। इन तीनों बैंकों को 1921 में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, प्रेसिडेंसी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो वो तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया, और इसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1921 में। ठीक है, इसके बाद इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया, और नाम क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया।
ठीक है, क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, तो तब से जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम पड़ गया। अब इतना बड़ा कैसे हो गया, तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अस्तित्व में आने के बाद कई सारे इसके एसोसिएट बैंक थे। ठीक है, एसोसिएट मतलब सहायक बैंक थे। सहायक बैंक आपने नाम सुना होगा, अपने बचपन में नाम सुना होगा, सहायक बैंक था। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर था, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था। तो इतना सारा जो है इसका एसोसिएट बैंक्स था। कुछ समय पहले तक जो है इसका एग्जाम्स भी जो है अलग अलग होता था, लेकिन 2017 में क्या कर दिया गया, 2017 में सभी जितने भी एसोसिएट बैंक थे यानी कि सहायक बैंक थे, ठीक है, किसके सहायक बैंक, स्टेट बैंक के सहायक बैंक को मर्ज कर दिया गया, किसमें, एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा 2013 में जो है एक महिला बैंक का स्थापना होता, महिला विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जिसमें कर्मचारी भी महिला, बैंकर भी महिला और कस्टमर भी महिला थे। ठीक है, 2013 में। और इसका जो पहला और अंतिम जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था उषा अनंत सुब्रमण्यम को। ठीक है, उषा अनंत सुब्रमण्यम इनको बनाया गया था अध्यक्ष। और इस बैंक का भी 2017 में किसमें विलय कर दिया गया, स्टेट बैंक में कर दिया गया। इस कारण से तो सारे एसोसिएट बैंक एसबीआई में चले गए। महिला विकास बैंक जो था वो भी फ्लॉप हुआ, वो भी एसबीआई में चला गया। और इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। ठीक है, तो ये समझ लिए 3 प्रेसिडेंसी बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंकों को मर्ज करते 1921 में क्या बना दिया गया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है 1955 में और इसका नाम चेंज हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद 2017 में इसके जितने भी सहायक बैंक थे सबको मर्ज कर दिया जाता है स्टेट बैंक में, और साथ में महिला विकास बैंक का भी मर्ज हो जाता है स्टेट बैंक में। और इस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद एक मुद्दा आता है राष्ट्रीयकरण का। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में कर दिया गया, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो किसी भी चीज को सरकारी बना देना, सिंपल भाषा में समझा जाए तो किसी भी चीज को सरकारी बना देना राष्ट्रीयकरण। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज को प्राइवेट कर देना। अब प्राइवेट और सरकारी कब होता है, तो जब देखिए किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का, किसी भी फर्म का जो 100% शेयर है, ठीक है, इसमें यदि 51% शेयर जिसके हाथ में रहेगा वही उस बैंक का मालिक होगा। ठीक है, 51% शेयर यदि सरकार के हाथ में है तो वो संस्था क्या है, सरकारी। और 51% शेयर यदि किसी निजी हाथों में है तो संस्था क्या है, प्राइवेट संस्था, निजी संस्था है। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन का मतलब है कि उस बैंक में सरकार का 51% या 51% से अधिक शेयर होगा। ठीक है, फिलहाल में लगभग बैंकों में जो है भारत सरकार का शेयर 80+ ही है। ठीक है, और जो हम लोग वह हल्ला सुनते हैं कि सरकार सब कुछ बेच रहा है, सरकार ये कर रहा है, सरकार देश बेच दिया, तो सरकार ऐसा कुछ नहीं करता है। हाँ, जो शेयर्स है किसी बैंक को, उस शेयर्स को क्या करेगा, कुछ जो है मार्केट में रिलीज कर देगा। जैसे LIC का कुछ शेयर्स मार्केट में रिलीज कर दिया गया। अब क्या है, मान लेते हैं कि 10% शेयर बेच दिया गया LIC का 100% शेयर सरकार के हाथ में, 10% शेयर बेच दिया गया, फिर 90% शेयर सरकार के हाथ में रहा, फिर भी तो मालिक सरकार ही रहा उस कंपनी का। लेकिन उस 10% से जो पैसा आया, बल्क में पैसा आया, पूंजी आया, उस पूंजी का यूज सरकार किसी दूसरे जगह पे कर सकती है। ठीक है, अब इसी के लिए ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ठीक है, कुछ पार्ट्स को बेच करके सरकार तत्काल प्रभाव से अपने जो भी पेंडिंग्स वर्क्स है उसको पूरा कर सकती है। कंट्रोल सरकार का ही रहेगा। भारत में कोई भी संस्था जो है, कोई भी संस्था सरकार के
सरकार के एरिया के बाहर नहीं है, सरकार के नियंत्रण के बाहर नहीं है। तो जो लोग भी कहते हैं कि सरकार से ये बेच दिया, वो बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, तो वो मूर्ख बना रहे हैं। सिर्फ सरकार जब चाहे किसी भी संस्था को बस गैजेट नोटिफाई करेगी कि ये संस्था जो है सरकार के लिए, इंदिरा गांधी कई बार ये कर चुकी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मूर्ख बनाना, मार्केट में अब 20 तरह के लोग होते हैं जो मूर्ख बनाते हैं इस तरह, सरकार सब बेच दिया। तो इसलिए जो है आप पढ़े लिखे लोग हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और समझिए चीजों को बारीकी से, क्या होता है सरकारी करना या निजीकरण करना, ठीक है। तो 1969 में क्या हुआ था, तो जितने भी प्राइवेट बैंक थे लगभग 14 बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सबको सरकारी बना दिया गया, ठीक है। इनमें कौन से बैंक थे, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओवरसीज बैंक, बड़ौदा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक, ठीक है। इन 14 बैंकों को क्या कर दिया गया, सरकारी बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1980 में 4 अन्य बैंकों को जो है क्या कर दिया गया, सरकारी बना दिया गया, जिसमें विजया बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आंध्रा बैंक, ये बैंक शामिल थे, ठीक है। तो 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है जो पहला बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इन 14 बैंकों को सरकार जो है अधिग्रहित कर ली, सरकारी बना दिया गया। आज के डेट में भी जो है सभी बैंक जो है सरकारी है, ठीक है। चलिए 2 बार इस सबका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, ठीक। अब आते हैं ये पेमेंट्स बैंक क्या होता है, ठीक है। तो 2014-15 के बजट में जो है 2014-15 के बजट में इसको अनाउंस किया गया पेमेंट बैंक को, किसके द्वारा, ये थे हमारे वित्त मंत्री, दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब, इनके द्वारा जो है बजट में अनाउंस किया गया कि इस तरह की बैंक्स जो है भारत में होनी चाहिए और इसके लिए जो पूरा मसौदा तैयार किया जाता है। 2013 में रिजर्व बैंक ने भी जो है एक डिबेट पेपर लाया था ताकि डिस्कशन हो सके उस बात पे कि पेमेंट्स बैंक आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। 2015 में रिजर्व बैंक ने क्या किया, तो पेमेंट्स बैंक के साथ 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी लाइसेंस प्रदान कर दिया। अब पेमेंट्स बैंक में क्या पावर्स होती है, तो ये 2 लाख से अधिकतम जो है कंज्यूमर इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकता। ये बैंक क्या कर सकता है, तो एटीएम कार्ड तो दे सकता है, एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड तो दे सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकता, ठीक है, ऋण वगैरह नहीं दे सकता। तो अभी नाम सुनते होंगे पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक, इस पे तो रोक ही लगा दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, आरबीआई ने रोक लगा दिया। एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो आप नाम सुनते होंगे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम सुनते होंगे। तो वर्तमान में भारत में 6 है, इस पे जो है अभी टेम्पोररी जो है रोक लगा गया, इसका लाइसेंस अभी होल्ड करके रखा गया है, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक नाम सुने हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद एनएसडीएल पेमेंट, जियो पेमेंट, फिनो पेमेंट, तो ये सारे जो है पेमेंट्स बैंक है। तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मेनली किस लिए किया गया था, ताकि जो रूरल एरिया है लोगों में जो है बैंकिंग व्यवस्था के प्रति, बैंकिंग व्यवस्था के भीतर समाहित हो, वो यूज करना शुरू करे। जिनका अकाउंट्स नहीं है उनका अकाउंट्स हो, वो भी जितना भी बैंकिंग सुविधा है उसको यूज करना शुरू करे। इसी टर्म को बोला जाता है एक स्पेशल टर्म के रूप में, जिसको बोला जाता है वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। यानी जो समाज के अंतिम पायदान पे व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी हम लेकर के आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में लेकर के आ रहे हैं। और आप याद कीजिएगा, जब जनधन योजना नहीं आया था उससे पहले लोगों के मन में बैंक्स को लेकर के, जो गरीब तबके के लोग हैं, बैंक्स को लेकर के बहुत ही नेगेटिव सोचते थे और बहुत ही डरे हुए महसूस करते थे, बैंक्स नहीं जाते थे अधिकतम व्यक्ति। अब सपोज कि गांव में जो है एक चाय दुकानदार 500 रुपया पर डे कमाता है, डेली का इनकम उसका 500 रुपया है, ठीक है। और उस टाइम में अकाउंट खुलवाने के लिए 1000 रुपये से अकाउंट खोलते थे, 1500 रुपये अकाउंट खोलते थे, ठीक है। अब वो व्यक्ति एक दिन का कमाए बैंक्स में क्यों दे, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में जाता ही नहीं था। और दूसरी बात कि जब वो बैंक्स में जाता था तो वो तो गांव का आदमी है, अपने हिसाब से जाएगा, और बैंक्स में एकदम सूट बूट बाबू साहब टाइप के लोग बैठे होते थे, तो थोड़ा सा खुद में ही जो है एक
भावना जो है कम हो जाती थी और इस कारण से लोग जो है बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाए बैंकिंग सेक्टर से। लेकिन जब से ये जनधन योजना आया है, यानी कि जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना शुरू हुआ है, तब से लोगों में एक नया कॉन्फिडेंस आया और ये पूरे दुनिया में कई बार कई चीज़ों में, जब जनधन योजना यहाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे जनधन योजना ने कई चीज़ों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ये नाम बनाया है। ठीक है, भारत ने इस योजना के थ्रू, और भारत के वित्तीय समावेशन में शायद ही इस तरह का कोई योजना काम में आया है। ठीक है, आज आप देख रहे हैं कि आप छोटे से छोटे शॉप पे जाते हैं, तुरंत क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, पेमेंट हो जाता है, ना आपको टेंशन ना लेने वाले को टेंशन, मोबाइल पे मैसेज आता है। तो ये सब किया धरा जो है अभी वर्तमान के मौजूदा सरकार का है। ठीक है, सरकार ने एक बहुत जोरदार, बहुत ठोस और पूरे भारत को बदलने वाला कदम उठाया है इस एक डिसीजन से। ठीक है, तो पेमेंट्स बैंक का जो है लाइसेंस इन कम पावर्स के साथ जो है दे दिया गया था। 2014-15 के बजट में पहली बार पेमेंट्स बैंक का जिक्र आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मौद्रिक नीति। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। मौद्रिक नीति क्या है? तो देखिए, रिजर्व बैंक का सबसे मेन काम क्या है? पूरे बाजार में साख को व्यवस्थित रखना, साख को व्यवस्थित नहीं, यानी क्रेडिट को व्यवस्थित रखना। ठीक है, मुद्रा को व्यवस्थित रखना। ठीक है, मुद्रा को व्यवस्थित रखने का मतलब क्या है? ठीक, तो मुद्रा को व्यवस्थित रखने से क्या होगा, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से देखिए, ये मार्केट है। ठीक है, मार्केट है, रिजर्व बैंक है, ये आपका बैंक है, जो भी छोटा मोटा कोई भी बैंक ले लीजिए, और ये आपका मार्केट है। ठीक, अभी बैंक और मार्केट को लेकर के ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो बैंक जितना पैसा देगा मार्केट में, मान लेते हैं कोई दुकानदार वगैरह है या कोई लोन सस्ता हो गया, खूब पैसा जीरो इंटरेस्ट रेट में बांट रहा है, सब लोग खूब लोन उठाएंगे। ठीक है, अब लोग के पास ज्यादा पैसा हो गया। ठीक है, मार्केट में क्या हो गया, लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया, लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया। ठीक है, जितने भी आइटम्स वहां पे मौजूद हैं, जितने भी सामान है, टीवी, फ्रिज और भी जो छोटे मोटे सामान हैं, सब क्या होगा, सामान एक रहेगा, खरीदने वाले क्या होंगे, 10 होंगे। हम भी खरीद लेंगे, हम भी खरीद लेंगे, हम 1000 देते हैं, हम 1200 देते हैं, हम 1300 देते हैं। मतलब कि सामान कम होगा और खरीदने वाले ज्यादा होंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा, उस सामान का भाव बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सामान का भाव बढ़ जाता है। तो ज्यादा डिमांड होने लगे किसी भी सामान का या किसी भी इंसान का, वो तो क्या होता है, भाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो भाव बढ़ जाएगा यानी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, कीमत बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अब मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ गई हर चीज में। अब फिर लोग हल्ला करेंगे, महंगाई इतना हो गया, पहले 10 में मिलता था, अब 100 में मिलता है, महंगाई बढ़ गया। तब रिजर्व बैंक क्या करेगी या बैंक क्या करेगी, मार्केट से पैसा निकालने का प्रयास करेगी। तो बैंक के पास तो ये पावर नहीं है मार्केट से पैसा निकालने का, रिजर्व बैंक के पास पावर है कि मार्केट से कैसे हम पैसा निकाल सकें। ठीक है, मार्केट से जैसे ही पैसा निकालेगी, लोग के हाथ से पैसा चला जाएगा, तो क्या होगा, लोग के पास पैसा कम होगा, सामान जो है उतनी ही मात्रा में अवेलेबल होगा और सामान का रेट जो है फिर से अपने कीमत पे आ जाएगा। ठीक है, अपने औकात पे फिर से सामान, इंसान दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर रिजर्व बैंक के पास है, ये पावर नॉर्मल बैंक के पास नहीं है। अब कहिएगा कि आखिर रिजर्व बैंक के पास ऐसा कौन सा जादू है जिससे मार्केट से लोगों के हाथ से पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो इसी टूल्स और टेक्निक को क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक दो प्रकार से जो है ये काम करते हैं। एक गुणात्मक नीति पे चलती है, गुणात्मक, और एक मात्रात्मक, मात्रात्मक। ठीक है, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक। गुणात्मक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ये मोरली जो है नैतिक रूप से बैंक को समझाती है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन कीजिए, अपने आचरण को मेंटेन कीजिए, कस्टमर के साथ ठीक ढंग से पेश आइए, यही सब सारी बातें होती हैं। ठीक है, मेन हम लोग को जानना है क्या, मात्रात्मक।
जो क्वांटिटी कैसे पैसा का निकाला जाएगा बाजार से, या बाजार में जब जरूरत है तब पैसा कैसे डाला जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे किसके बारे में, मात्रात्मक टूल के बारे में। तो मात्रात्मक टूल क्या सब है रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, मात्रात्मक टूल के बारे में चलते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग पहला है बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चौथा है एमएसएफ, पांचवा है सीआरआर, छठा है एसएलआर। ठीक है, ये सब जो है टूल्स है किसका, रिजर्व बैंक का। ठीक है, सातवां है ओएमओ। ठीक है, सबको एकदम आराम से डिटेल में हम लोग समझेंगे, एक भी प्रश्न जो है आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, सबको आराम से डिटेल में समझते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो ये है आपका बैंक रेट के बारे में। ठीक है, बैंक रेट तो नॉर्मल क्या है, रिजर्व बैंक जिस रेट पे लोन देती है उस रेट को बैंक रेट कहती है। लेकिन लोन किसको देती है, बैंक को लोन देती है। ठीक है, बैंक को लोन देती है। ठीक है, बैंक को लोन देगी कितने समय के लिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम किसको माना जाता है, तो 2 महीने से 60 दिन से अधिक यदि लोन हो तो उसको लॉन्ग टाइम का लोन माना जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए जब भी लोन देगी वो किस रेट पे देगी, बैंक रेट पे लोन देती है। ठीक है, बैंक रेट पे लोन देती है। अभी वर्तमान में कौन सा दर है, 6.50% जो है बैंक रेट है। ठीक है, कितना, 6.50%। इसके बाद आता है रेपो रेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन रेट। ठीक है, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। अब ये रीपर्चेज ऑप्शन रेट यानी रेपो रेट क्या है, और रिजर्व बैंक सबसे ज्यादा इसी चीज को यूज करती है। आप समाचार पत्रों में भी देखिएगा, न्यूज में देखिएगा, हर 2 महीना 3 महीना पे जो है यही न्यूज में रहेगा, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट नहीं घटाया, रिजर्व बैंक ने जो है 0.25 बेसिस पॉइंट घटा दिया, या 2 बेसिस पॉइंट घटा दिया, किसमें, रेपो रेट में। तो रेपो रेट है क्या, तो किसी भी बैंक को जो शॉर्टकालीन आवश्यकता होती है, मतलब शॉर्ट समय के लिए चाहिए, छोटे समय के लिए जब लोन चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के और मान लेते हैं 14 दिन कहा जाता है, वैसे मान लेते हैं कि 60 दिन मैक्सिमम रख लेते हैं, 2 महीने तक के लिए छोटे अवधि के लिए जब लोन चाहिए होता है। ठीक है, छोटी अवधि के लिए लोन चाहिए होता है तो उसको किस रेट पे मिलता है, तो उसको मिलता है रेपो रेट पे। ठीक है, किस पे मिलता है, रेपो रेट पे मिलता है ये रेट। ठीक है, लोन मिलता है। तो इसमें रीपर्चेज ऑप्शन रेट क्या है, तो लोन देने के लिए सीधे बैंक लोन नहीं दे देती है, सीधे रिजर्व बैंक लोन नहीं देती है। बैंक्स को अपना कुछ ना कुछ जो है वहां पे रखना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी रखना पड़ता है, और इस विश्वास से रखना पड़ता है कि समय पे जो है ये समय पूरा होगा और बैंक वापस से इस सिक्योरिटी को खरीद लेगी। ठीक है, तो यही होता है, मतलब 100 रुपये में वो बेचा और 106 रुपये दे करके वो खरीद लेगी। तो यही जो परसेंटेज तय किया जाता है कितना में खरीदा जाएगा बेचे हुए रेट से, वही रेट क्या है, रेपो रेट हो गया। ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए तो रिजर्व बैंक जो पैसा देती है बैंकों को छोटी अवधि के लिए, वो जिस रेट पे देती है वही क्या है, रेपो रेट है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिजर्व बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को लोन देती है वो इंटरेस्ट रेट क्या है, रेपो रेट है। ठीक है, बैंक रेट और रेपो रेट में एक ही अंतर है। पहला, बैंक रेट क्या है, लंबी अवधि के लिए, और रेपो रेट क्या है, छोटी अवधि के लिए। इतना ही सिर्फ दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए रीपर्चेज भी समझ ही गए, बैंक्स को रीपर्चेज करना पड़ता है अपना कुछ भी जो सिक्योरिटी दिया रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक के पास पैसा अधिक हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो गया बैंक के पास, अब बैंक्स क्या करेगा, लोग को लोन बांटेगा, हो सकता है लोग लोन रिपे करे ना करे,
तो आरबीआई कहती है आपके पास पैसा हो गया है, आप क्या कीजिएगा, अब लोग को लोन बांटिएगा, लोग के हाथ में पैसा ज़्यादा चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मार्केट में मुद्रास्फीति फिर से बढ़ने लगेगी, महंगाई बढ़ने लगेगी। ठीक है, इससे अच्छा क्या कीजिए, आप हमारे पास पैसा जमा कर दीजिए रिजर्व बैंक के पास, और हम जो है आपको जो इंटरेस्ट दे देंगे, उतना इंटरेस्ट नहीं देंगे जितना वो कंज्यूमर देगा, लेकिन एक गारंटेड इंटरेस्ट दे देंगे। तो बैंक्स को लगता है कि कंज्यूमर के पास जाएंगे में भी पैसा फंस जाएगा, लेकिन रिजर्व बैंक के पास जाएंगे तो ये तो गारंटी है कि इतना दिन में हमको पैसा मिल जाएगा। तो इस कारण से वो पैसा मार्केट में ना मूव हो करके किधर चले जाता है, रिजर्व बैंक की तरफ चले जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो है रेगुलेट होता है। यही जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट इसको बोला जाता है, RRR। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो क्या है, आसान शब्दों में यदि कहा जाए तो बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट उसके आरबीआई के जमा पर मिलती है, बैंकों को मिलती है, वो रेट क्या कहलाती है, तो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा। रेपो रेट क्या है, बैंक जो लोन लेते हैं आरबीआई से, जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं वो है रेपो रेट, और बैंक अपना जमा करते हैं रिजर्व बैंक में, और जो इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, वहां बैंक दे रहा था यहाँ बैंक ले रहा है, इसलिए ये उल्टा है। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, सीमांत अस्थाई सुविधा। सीमांत अस्थाई सुविधा, सीमांत अस्थाई सुविधा क्या है, तो इसका फुल फॉर्म एक बार नोट कर लीजिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है ये, तो जब आपको लोन, अगर मतलब बैंक्स को लोन चाहिए कितने देर के लिए, 0 से 24 आवर के लिए, 0 से 24 आवर्स यानी कि एक दिन के लिए। ठीक है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे मिलता है वो इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगा, MSF कहलाता है। ये हमेशा किसके बराबर होता है, तो ये बैंक रेट के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा MSF किसके बराबर होगा, बैंक रेट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, थोड़ा सा और इसमें देखते हैं।